नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडुमेनिया में। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें मैंने प्रीएम्बल के जितने भी वर्ड्स हैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो आप जाके उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 to 4 में हमारे यूनियन और टेरिटरी का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 1 हमारे इंडिया को भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 1 में भारत को, हमारे इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स माना गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ। जो हमारे संविधान के निर्माता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने इसे समझाते हुए उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बताया था कि भारत एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। उसका दो कारण है। पहला रीज़न ये है कि हम जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई समझौता नहीं हुआ था कि आप इंडिया में आके मिल जाइए। वो लोग अपनी मर्ज़ी से आके मिले थे। और दूसरा नंबर ये है कि किसी भी स्टेट्स को इंडिया से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। तो आप लोग समझ गए कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तो भारत से कोई भी स्टेट्स भारत से अलग नहीं हो सकता है, और दूसरा कि कोई भी स्टेट जो है वो एग्रीमेंट के साथ हमारे कंट्री के साथ नहीं जुड़ा है। आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया के टेरिटरी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं हमारे वो। दूसरा है यूनियन टेरिटरी। और तीसरा, जो भी टेरिटरी भारत बाद में जाके एक्वायर करता है, इंडिया हमारा बाद में किसी कंट्री से एक्वायर करता है, तो वो हमारा तीसरी कैटेगरी में आता है। आर्टिकल 2 हमारे पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो किसी अलग स्टेट को हमारे यूनियन में समाहित कर सकता है। जैसे कि अगर कोई फॉरेन टेरिटरी है, उसे इंडिया एक्वायर करता है, तो उसे इंडिया में वो मिला सकता है, या फिर कोई नया स्टेट, जिस स्टेट का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं है, उस स्टेट को अगर इंडिया में मिलाता है तो वो उसको नया नाम दे सकता है। तो आर्टिकल 2 के अनुसार भारत या हमारा इंडिया 2 प्रकार से स्टेट को एक्वायर कर सकता है। या तो वो किसी फॉरेन टेरिटरी का स्टेट हो, या फिर कोई स्टेट ऐसा हो जिसका कोई नाम ना हो और उसे भारत में एक्वायर करने के बाद उसे नाम दे दिया जाए। और उसी के अनुसार दूसरा होता है आर्टिकल 3, जो कि आपको याद रखना है। आर्टिकल 3 के अनुसार इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं जो एग्जिस्टेंस में हैं अभी, उसके इंटरनल टेरिटरी में बदलाव किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि जितने भी बाहर फॉरेन टेरिटरी के स्टेट्स हैं, अगर वो इंडिया में मिलाए जाते हैं तो वो इंडिया का पार्ट हो जाएंगे। जबकि आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो इंडिया के स्टेट्स हैं अभी, उनके इंटरनल बाउंड्री में चेंज किया जा सकता है। तो ये अब डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं इस तरह से वीडियो बनाता हूँ कि जो भी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे मैं आप लोगों को अभी ही बता दूं, ताकि वो आपके दिमाग में रिटेन रह सके। और मैं जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देने को कहता हूँ, उस चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलिए, पार्लियामेंट स्टेट को किस प्रकार से रीऑर्गेनाइज कर सकता है उसे देखते हैं। तो आर्टिकल 3 के अनुसार से पार्लियामेंट स्टेट के बाउंड्री को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, या फिर उसके बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है, और किसी स्टेट के नाम को चेंज भी कर सकता है। तो आप लोग समझ गए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 2 में फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया जाता है, और आर्टिकल 3 में जो इंडिया के एग्जिस्टेंशियल स्टेट है उनका नाम चेंज कर सकता है, या फिर उनके बाउंड्री को इंक्रीज किया जा सकता है, या उनकी बाउंड्री को डिक्रीज किया जा सकता है। और इन सब करने के लिए पार्लियामेंट को कोई भी किसी स्टेट से सहमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा कन्वेंशन बना हुआ है कि अगर किसी भी स्टेट के बाउंड्री में कोई चेंज करना होता है, तो सबसे पहले उस बिल को प्रेसिडेंट के पास रेफ़र करना पड़ता है, और प्रेसिडेंट उस बिल को उस स्टेट के पास रेफ़र करते हैं। इसमें ये देखने वाली बात है कि अगर स्टेट उस बिल को पास करने के लिए मना कर देता है, तब भी पार्लियामेंट उस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि स्टेट ने बोला कि ये बिल पास न किया जाए तो पार्लियामेंट उस बिल को पास नहीं करेगा।
पार्लियामेंट बिना स्टेट की सहमति के भी उस स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, एरिया को चेंज कर सकता है। तो ये आप लोग को याद रखते हैं, कभी कभार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि क्या स्टेट का जो व्यू है वो मैंडेटरी होता है कि नहीं होता है। तो स्टेट का व्यू मैंडेटरी नहीं होता है। इसीलिए इंडिया को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा गया है, यानी कि यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि स्टेट की बाउंड्री को या फिर स्टेट के एरिया में कमी या फिर ज़्यादा किया जा सकता है। जबकि वही अगर यूएस को देखा जाए तो यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस के अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को अगर बढ़ाना है या फिर घटाना है तो उसमें उस स्टेट की सहमति जरूरी होती है। इसलिए यूएसए को एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इंडिया को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा गया है, जबकि यूएसए को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा गया है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर किसी भी स्टेट को इंडिया एक्वायर करता है या फिर अगर अंडर आर्टिकल 3 किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करता है तो उसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368, उसे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास कर दिया जाता है। अच्छा, ये सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? तो सिंपल मेजोरिटी होता है कि मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने लोग वहाँ प्रेजेंट है उसके 50% मेंबर्स ने अगर बोल दिया, अगर वो 50% मेंबर्स की सहमति से वो बिल पास हो गया तो वो होता है सिंपल मेजोरिटी। अच्छा, आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि मेजोरिटी जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इफेक्टिव मेजोरिटी, दूसरा होता है सिंपल मेजोरिटी, तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी और चौथा होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इन सब के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, बेरूबारी केस, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये बोला था कि इंडिया अपने इंटरनल बाउंड्री में चेंज कर सकता है या फिर किसी भी कंट्री से, ये फॉरेन कंट्री से टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, लेकिन अगर इंडिया किसी भी पार्ट को अगर सीड करता है, अगर किसी दूसरे कंट्री को देता है तो उसे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास नहीं किया जाएगा, उसे अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही पास किया जा सकता है। इसलिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया था जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेरिटोरियल एडजस्टमेंट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट होता है इंडिया और किसी दूसरे कंट्री के बीच में, जैसे इंडिया और चाइना हो गया या फिर इंडिया और पाकिस्तान हो गया, उसका अगर एडजस्टमेंट किया जाता है बाउंड्री डिस्प्यूट का, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर इंडिया किसी पार्ट को सीड करता है, किसी दूसरे कंट्री को देता है या फिर एक्सचेंज करता है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी अंडर आर्टिकल 368। आपको ये भी याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर आता है। ये सब बात आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के लिए। लेकिन अगर बाउंड्री सेटलमेंट होता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ये भी याद रखना है कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2015 में पास किया गया था, जिसके अंतर्गत इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ टेरिटोरियल एडजस्टमेंट किया गया था। और हम लोग इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय इंडिया में 2 प्रकार के स्टेट हुआ करते थे। एक तो होता है जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंदर आता था, और दूसरा होता जो प्रिंसले स्टेट होता था, जो कि प्रिंस लोग जो होते थे वो उस पर राज करते थे, लेकिन उसमें कानून जो है वो ब्रिटिश का ही चलता था। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत ये बोला गया सभी प्रिंसले स्टेट्स को कि अगर आप चाहे तो इंडिया में रह सकते हैं, नहीं चाहे तो आप पाकिस्तान को जा सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में आ गए, कुछ स्टेट्स जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगा वो पाकिस्तान में चले गए। लेकिन फिर भी 3 ऐसे स्टेट्स थे जो इंडिया को आज़ादी के मिलने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी इंडिया में शामिल नहीं हुए थे। तो वो 3 स्टेट्स के नाम है हैदराबाद, जिसे पुलिस एक्शन के द्वारा भारत में मिलाया गया, दूसरा है जूनागढ़ जिसे रिफरेंडम के द्वारा मिलाया गया, और तीसरा है कश्मीर जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा मिलाया गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि एग्जाम में बहुत बार आता है कि हैदराबाद को किस तरीके से भारत में मिलाया गया था, तो उसे मिलाया गया था पुलिस एक्शन के द्वारा। दूसरा था जूनागढ़ को मिलाया गया था रेफरेंडम के द्वारा, और तीसरा था कश्मीर को मिलाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। अच्छा, आप लोग इसके बाद धर कमीशन की स्थापना हुई थी 1948 में। उसमें बहुत सारे स्टेट्स जो थे जिनका लिंग्विस्टिक बेसिस पे जिनका फॉर्मेशन हुआ था, जो जिनकी लैंग्वेज अलग अलग थी, तो उन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1948 में एक कमीशन की स्थापना की जिसका नाम था धर कमीशन।
धर कमीशन ने 1948 में ही अपने रिपोर्ट को सबमिट किया और उसमें लिंग्विस्टिक फैक्टर पर स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन को नकार दिया। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे स्टेट में एजिटेशन चालू रहा, तो उसके बाद जेवीपी कमेटी की स्थापना की गई 1948 में, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो आपको याद रखना है कि जेवीपी कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1948 में। और इसके सदस्य कौन कौन थे, मेंबर थे इसके जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल। इस कमेटी ने भी लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को नकार दिया था। उसके बाद सबसे पहला आप लोगों से पूछा जाता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर सबसे पहला स्टेट कौन सा स्थापित हुआ था, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्थापित किया गया था, वो किया गया था 1953 में। ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, उसके बाद एक कमेटी या कमीशन आप लोगों को और याद रखना है, जिसका नाम है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन में 3 मेंबर थे। पहला थे फजल अली, दूसरे थे के एम पनिक्कर और तीसरे थे एच एन कुंजरू। तो आपको याद रखना है कि फजल अली कमीशन में कौन कौन से मेंबर थे, तो एक थे फजल अली, दूसरे थे के एम पनिक्कर और तीसरे थे एच एन कुंजरू। इन्होंने इस लैंग्वेज को एक स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा माना कि ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि एक लैंग्वेज और एक स्टेट को, कि किसी का एक लैंग्वेज है तो उसके आधार पर एक स्टेट हो जाए, तो इसे इन्होंने नकार दिया। क्योंकि अगर इस बेसिस पे अगर स्टेट की स्थापना होती तो पता नहीं भारत में 100 से भी ज़्यादा स्टेट्स हो जाते। तो उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और प्लस लैंग्वेज, ये सब कुछ देखने के बाद ही स्टेट की स्थापना की जाए। तो फजल अली कमीशन ने, आप लोग याद रखना है कि फजल अली कमीशन ने ऑल्दो स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को लैंग्वेज के बेसिस पे एक्सेप्ट किया, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की थ्योरी को उन्होंने सिरे से नकार दिया था। अच्छा, अब कुछ नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो 1956 के बाद क्रिएट हुए थे, उसके बारे में आप लोगों को बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में स्थापना किया गया था। गोवा, दमन और दीव जो पोर्चुगीज से लिया गया था पुलिस एक्शन के थ्रू 1961 में। उन 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। और गोवा को 1987 में स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि गोवा को स्टेटहुड का दर्जा कब दिया गया था, 1987 में। ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आता है पुडुचेरी। इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है कि पुडुचेरी को 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। उसके बाद नागालैंड आता है। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 में। और सिक्किम को, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, तो वो बीपीएससी के एग्जाम में 69th बीपीएससी के एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1975 में। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, तो ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आप लोग को याद रखना है कि महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना 1960 में की गई और सिक्किम की स्थापना 1975 में की गई थी 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और गोवा, दमन और दीव को पुलिस एक्शन के द्वारा पोर्चुगीज से वापस लिया गया था और उन्हें यूनियन टेरिटरी 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया था 1962 में। और फर्दर गोवा को बाद में स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था 1987 में। इस प्रकार से ये लेक्चर हम लोगों का समाप्त होता है यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हाँ कि करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा इसी चैनल पे। तो नवंबर मंथ के पूरे करंट अफेयर्स का वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि नवंबर ख़त्म होने के बाद जल्दी से जल्दी इस चैनल पे अपलोड कर दूं। तो आप लोग बने रहिएगा साथ में। और नवंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स का वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि 10 नवंबर से पहले इस चैनल पे अपलोड कर दूं। थैंक यू।